नमस्कार मेरे बैंकर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल फिर से ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का सीज़न चालू हो गया है और जिस तरह से हाल के दिनों में एसएमई क्रेडिट की डिमांड बढ़ी है, उम्मीद है आप में से कईयों को एसएमई डिवीज़न में काम करने का मौका मिलेगा। आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी एसएमई में काम नहीं किया होगा। वैसे लोगों के मन में काफ़ी डर, काफ़ी चिंता, काफ़ी आशंकाएँ पैदा होती होंगी। तो हमारा ये कहना है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आप लोगों के लिए एक एसएमई क्रेडिट के लिए कुछ बेसिक वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिनको देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा और इन वीडियोस की प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ भी होगी। हम लोग थ्योरी पे कम ध्यान देंगे पूरे सीरीज़ में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग रेशियो एनालिसिस से करेंगे। पहला रेशियो है आज का हमारा करंट रेशियो एंड एनडब्ल्यूसी, यानी नेटवर्किंग कैपिटल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को समझते हैं। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स, और सबके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन समझेंगे। लायबिलिटीज़ का दूसरा नाम सोर्सेज ऑफ फंड्स भी है और एसेट्स का दूसरा नाम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी है। ठीक है। अब पहला कंपोनेंट क्या है? कैपिटल। ठीक है, इस कैपिटल को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स एक व्यक्ति हैं और एक वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग फर्म शुरू करना चाहते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करना चाहते हैं। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक फर्म शुरू की ABC। इन्होंने एक फर्म शुरू की ABC। ठीक है। तो इस फर्म को एक बिजनेस करना है, बिजनेस को फंड की आवश्यकता है। तो मिस्टर एक्स का जो भी फंड, इनिशियल फंड जो ABC में लगा है, वही कैपिटल होगा। ये होगा, ये चूंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक प्रोप्राइटर का जो प्रोप्राइटर्स फंड कह लीजिए इसको समझने के लिए। और जो बैलेंस शीट का जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है, उस बेसिक फॉर्म में मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट जो होती है, उसमें इसी कैपिटल को हम लोग TNW भी कहते हैं, टेंजिबल नेटवर्थ। ओनली इन द बेसिक बैलेंस शीट, जो सबसे एलिमेंट्री लेवल की बैलेंस शीट होती है उसी में। हालांकि TNW सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन अभी समझने के लिए। उसके बाद क्या होगा? बिजनेस करने के लिए उसको पैसे और चाहिए। सिर्फ प्रोप्राइटर्स के फंड से तो चलेगा नहीं, इसको और पैसे चाहिए। तो वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा, कहेगा कि हमको भाई पैसा दीजिए, हमको बिजनेस करना है। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट से कुछ वो सामान उठा सकता है ऑन क्रेडिट, माल बेचने के लिए। वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। आज मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो मार्केट में भी उसको कुछ क्रेडिट पे कुछ सामान मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ये होता है जो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिस्टर एक्स ने जो बोरोइंग की है, उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यूजुअली जो भी अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव से जो आदमी पैसे लेता है, उस पैसे के बदले में कोई भी सिक्योरिटी देता नहीं है, इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड लोन और USL से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स है। अगर वो छोटी सी दुकान भी है, मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहा है, तो कम से कम एक स्पेस तो वो क्रिएट करेगा अपने लिए, जहाँ पे काउंटर्स रख सके, कुछ फर्नीचर एंड फिक्सर्स तो क्रिएट करेगा ही। तो वो हो गया उसका फिक्स्ड एसेट्स। उसी प्रकार नेक्स्ट एंट्री है अदर नॉन करंट एसेट्स लाइक गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। कई बार ट्रेडिंग में ऐसा होता है, देखिए हम यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग को फोकस करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग की जो बैलेंस शीट होती है सबसे आसान बैलेंस शीट होती है। तो कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स हुआ। कुछ अगर रेंटेड प्रेमाइसेस है तो लैंडलॉर्ड को उसको कुछ रेंट देना है, रेंट का एडवांस पे करना होता है। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिर स्टॉक, मार्केट से जो माल उठाता है वो बेचने के लिए, वो स्टॉक हो गया जो उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है, स्टॉक या इन्वेंट्री भी इसको कहते हैं। उसी तरह से यहाँ सन्ड्री डेटर्स हो गया या रिसीवेबल्स। जब इसको यहाँ पे उधार पे माल मिल रहा है तो इसको उधार पे माल बेचना भी है कुछ लोगों को,
तो वहाँ पर वो हो गया, वो जो जिनको उधार पे माल बेचेगा वो सन्ड्री डेटर्स हो गए, वो रिसीवेबल्स भी हो गए, यानी वो मनी टू बी रियलाइज्ड है, मनी टू बी क्रिस्टलाइज्ड है। फिर कुछ कैश सेल्स होगा उसका, उसके ड्रॉअर में कुछ कैश पड़ा होगा। फिर कुछ बैंक बैलेंस में भी होगा, उसके अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसे पड़े होंगे। तो इस तरह से इनका कंपोनेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर बैंक बोरोइंग्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, टर्म लोन की बात एकदम नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे का जो बिजनेस चलाने के लिए जो भी कैपिटल चाहिए होता है, जो भी पूंजी चाहिए होती है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जो बैंक बोरोइंग्स है, वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग सीसी अकाउंट भी कहते हैं, कैश क्रेडिट या ओडी अकाउंट कहते हैं, तो वो बैंक बोरोइंग्स कह लीजिए या सीसी कह लीजिए या ओडी कह लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो बैंक बोरोइंग्स प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी मार्केट से जितना उधार लिया है, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं मिलके? करंट लायबिलिटीज फॉर्म करते हैं। चूँकि हमें करंट रेशियो पढ़ना है, तो हमारा मेन फोकस इस बैलेंस शीट में अभी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ पे ही होगा। करंट लायबिलिटीज़ आ गई, क्यों होगा वो आगे अभी चल के देखते हैं। उसके बाद एसेट साइड में हमारा स्टॉक हो गया, फिर सन्ड्री डेटर्स हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये हमारा जो चारों मिलके क्या फॉर्म करेगा? करंट एसेट्स फॉर्म करेगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक तरह की बैलेंस शीट थी, इस तरह की थी, हॉरिजॉन्टल टाइप की। अब ये वर्टिकल टाइप की बैलेंस शीट देखिए। सोर्सेस ऑफ फंड्स, यहाँ पे लाइबिलिटी को सोर्सेस ऑफ फंड कहा गया था ना, लाइबिलिटीज को सोर्सेस ऑफ फंड्स कहा गया था ना। कुछ बैलेंस शीट आपके पास इस तरह की भी आ सकती है, कैपिटल, बैंक बोरोइंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस। इस तरह से भी आपके पास कोई बैलेंस शीट आ सकती है। आगे चलते हैं। आइए, करंट रेशियो। करंट रेशियो होता क्या है? रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कहने का मतलब है करंट रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, CA अपॉन CL। ठीक है, रेशियो ऑफ 1.33 एंड अबव इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। ओके, इट मीन्स कि इफ करंट रेशियो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1.33, देन ये जो हमारा होता है आइडियल कंडीशन होता है। तीसरा क्या है? हाउ एवर द लेंडर्स आर एक्सेप्टिंग द रेशियो अप टू 1। ओके, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि 1.33 जो है इस एंड अबव को आइडियल क्यों कहा जाता है। देखिए, जहां तक वर्किंग कैपिटल फिनांस का सवाल है, बैंक्स क्या प्रेफर करते हैं? बैंक्स कितना मार्जिन प्रेफर करते हैं? मिनिमम मार्जिन कितना प्रेफर करते हैं बैंक्स? बैंक्स जो प्रेफर करते हैं जब तक वर्किंग कैपिटल है, 25% मार्जिन। 25% मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि 25%, मान लीजिए 100 रुपीज़ का हमारा एक्सपेंडिचर है, 100 रुपीज़ की हमको रिक्वायरमेंट है। अब वो रिक्वायरमेंट नायक कमेटी, टंडन कमेटी, ये सब जो है उस पर कभी और चर्चा की जाएगी। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए, चर्चा सब पे होगी। मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट 100 रुपीज़ की है, ठीक है, तो 25% मार्जिन का मतलब होगा कि 25 रुपीज़ जो है प्रमोटर को लाना होगा, हाँ, तो तभी तो 75 रुपीज़ बैंक देगा, बैंक बोरोइंग। प्रमोटर लाएगा 25%, 75% बैंक की बोरोइंग होगी, यानी टोटल कितना होगा? अब इधर समझिए, इधर लायबिलिटी हो गया और इधर हमारा एसेट्स हो गया। ठीक है, कैपिटल, जो प्रमोटर जो पैसा लेकर आएगा वो हमारा कैपिटल हो गया, ये हो गया 25, बैंक बोरोइंग्स हो गई 75, टोटल कितना हो गया 100। अब इसको कन्वर्ट करेगा, मान लीजिए ओनली इन स्टॉक कन्वर्ट करता है, कितना स्टॉक हो गया 100, टोटल कितना हो गया 100।
अब हमारे पास करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स ये वाली चीज़ हो गई, करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स हो गई ये वाली चीज़ हो गई करंट एसेट्स। करंट एसेट इज इक्वल्स टू 100। करंट लाइबिलिटी कितनी हुई, ये जो है ये वाली चीज़ हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। CL इज इक्वल्स टू 75। क्लियर है? तो रेशियो कितना हो जाएगा, करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल्स टू 4/3 इज इक्वल्स टू 1.33। क्लियर है? ये 1.33 कहाँ से आया? अंडर आइडियल कंडीशन जो हमारा मार्जिन जो होता है उस मार्जिन को हम फैक्टर करते हैं और बैंक बोरोइंग को फैक्टर करते हैं तो 1.33 होता है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो है वो 30 है और बैंक बोरोइंग कितनी हो गई, 70 हो गई। तो कितना हो जाएगा करंट रेशियो, 100/70 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1.33। ये कितना होगा, नियरली ये होगा 1.42 के बराबर होगा। तो ये बैंकों के लिए अच्छी स्थिति है कि नहीं, कि प्रमोटर अपना ज़्यादा पैसा लेकर आ रहा है, उसका रिस्क ज़्यादा है, हमारा रिस्क कम है, हमारा एक्सपोजर कम है, तो बैंकों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इससे क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितना अधिक करंट रेशियो होगा कंपनी की स्थिति उतनी अच्छी होगी, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना जो है, इस निष्कर्ष पे पहुंचना जो है, ये आत्मघाती भी हो सकता है। कैसे? सुसाइडल भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ी हिंदी की समस्या होगी, लेकिन प्लीज़ बेयर विथ अस। कैसे होगा? मान लीजिए कि हमारे पास स्टॉक जो है एक्यूमुलेट करता जा रहा है, करंट एसेट्स एक्यूमुलेट करता जा रहा है। रिसीवेबल्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। मान लीजिए कि हमने 100 रुपीज़ का माल खरीदा, 50 रुपये का माल स्टॉक जो है, स्टॉक शुरुआत में 100 रुपीज़ का है, आफ्टर फ्यू डेज कुछ माल निकल गया, तो अब करंट एसेट कैसे होगा? अच्छा, बैलेंस शीट के बारे में एक बात मालूम है कि किसी भी दिन बन सकती है ये, ऐसा नहीं है। यूजुअली जो 31 मार्च का डेट होता है बैलेंस शीट का, 31 मार्च का जो डेट होता है, ज़रूरी नहीं कि 31 मार्च को बने, ये किसी भी तारीख को बन सकती है, कोई भी डेट को बन सकती है। ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ को ही बन सकती है, जैसे 31 दिसंबर को ही बन सकती है। ये हमारे को मान लीजिए 5 दिसंबर को चाहिए, 5 दिसंबर को भी बन सकती है, उस दिन भी बन सकती है। ठीक है? स्टॉक जो है हमारा, मान लीजिए ये हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहा है, फर्स्ट 5 दिन के बाद हमारे पास स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि स्टॉक जो है 50% बेच देते हैं। 50% स्टॉक बेच दिए, 50% बचा, उसमें से रिसीवेबल्स जो है वो रिसीवेबल्स मान लीजिए 10 रुपीज़ पे हमने 10 रुपीज़ का हमने सन्डी डेटर्स यानी उधार पे माल दिया है, कुछ इस तरह से, यानी तो बाकी माल हमने कैश में बेचा है, तो 40 10 50 50 100, ये इस तरीके से इसका फ्लो होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि ये जो 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ बढ़ के 20 रुपीज़ हो जाए, ठीक है, तो ये 30 होगा। और ये वाली पोजीशन जो है काफ़ी लंबी है, लंबी हो जाए, मतलब कि जो हमने उधार पे माल बेचा है वो पैसा हमको रियलाइज़ होके आ ही नहीं रहा है, डिफ़ॉल्ट कर गया, जिसको हमने उधार पे माल दिया उसने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो 90 दिन के बाद का अगर ये पूरा हो जाता है, इफ़ इट क्रॉसेस 90 डेज, तो हमको इसको करंट एसेट्स की कैटेगरी से निकालना पड़ेगा। कस्टमर के बैलेंस शीट में रहेगी, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारा असेसमेंट होगा, करंट एसेट्स का कैलकुलेशन होगा, तब वहाँ पे इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा। उसी तरह से स्टॉक अगर बहुत दिन तक टिक गया,
स्टॉक बहुत दिन तक टिक गया, अगर मान लीजिए 90 डेज़ के ऊपर चला गया। कई बार स्टॉक ऐसा होता है कि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, 15 डेज़ में ख़राब हो जाता है। वैसी स्थिति में कस्टमर तो अपना बैलेंस शीट तो आपको अच्छा बैलेंस शीट तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि साहब हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, गोडाउन में वो देखिए पड़ा हुआ है स्टॉक, लेकिन वो बिक नहीं सकता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में क्या इसको करंट एसेट्स में काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या है कि बैंक ने जो रेमेडी निकाला है वो बनाया है रेगुलर इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन करके उसका बुक्स चेक करके आप इस स्थिति को एसर्टेन कर सकते हैं। और जो यूनिट्स, जो शॉप्स जो लंबे समय से चल रही हैं, उनके साथ इस तरह की समस्या नहीं आती है। लेकिन जो यूजुअली इस तरह की समस्या उस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के साथ आती हैं जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस होता है प्रमोटर को, या फिर ओवर एंथुजियाज्म में काम करता है, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहने का है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ओनली ऑन द डेटा गिवन इन द बैलेंस शीट सिर्फ हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, कुछ इंस्पेक्शन करना है, उसकी बुक्स देखना है, बुक्स देखकर भी हम काफ़ी कुछ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो यूजुअली क्या प्रैक्टिस क्या है कि जो जितना स्टॉक दिया हुआ है, जितना रिसीवेबल्स दिया हुआ है, उसको हम लोग करंट एसेट्स मान लेते हैं और उस हिसाब से अपने कैलकुलेशंस करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। अच्छा, हमको केयरफुल कब रहना है? केयरफुल हमको कब हो जाना है? जब उसके जो सीसी अकाउंट में, कैश क्रेडिट अकाउंट में, जब क्रेडिट समेशंस कम होने लगे, मंथली क्रेडिट समेशंस कम होने लगे, तब हमको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। क्रेडिट समेशंस का मतलब कि सीसी अकाउंट में कितना पैसा आया। कई बार ये जो प्रमोटर्स ये करते हैं, क्रेडिट समेशंस बढ़ाने के लिए इधर उधर से पैसे लग के उसमें रखते हैं, आज रखे फिर कल उसको वापस दे दिया, क्रेडिट समेशंस तो बढ़ जाता है, लेकिन वो ट्रेड रिलेटेड क्रेडिट समेशंस है कि नहीं, ये हमको देखना होता है। तो ये सब थोड़ा सा निगहबानी करने से चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं ऐसा। इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक हम लोगों ने देखा कि अप टू 1, एक यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई थी ना, However, the lenders are accepting the ratio up to 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अगर हम अप टू 1 कह रहे हैं, यानी CR इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। CA अपॉन CL इज इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब हुआ? CA इज इक्वल्स टू CL। क्लियर है? अगर ये 1 से नीचे हो जाता है, मान लीजिए किसी कारण से ये 1 के नीचे हो जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा? CA अपॉन CL इज लेस देन 1 अगर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? CA इज लेस देन CL, यानी करंट एसेट्स जो है हमारा, वो करंट लायबिलिटी से कम है। तो कोई भी बैंकर इस बात को बर्दाश्त करेगा क्या? इसका मतलब क्या होता है? अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उसने पैसे तो लिए थे करंट एसेट्स क्रिएट करने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, लेकिन उसने पैसा कहीं और डाइवर्ट किया है। उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स का कुछ एक्सपेंडिचर किया या नॉन करंट एसेट्स में कुछ एक्सपेंडिचर किया है। इस बात के लिए थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है NWC, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल होता क्या है? सिंपल सी बात है, ये होता है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, अगर यहाँ पे करंट रेशियो 1 से, अगर 1 से कम है, करंट रेशियो अगर 1 से कम है, इसका मतलब कि करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटी से कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? CA माइनस CL क्या होगा? ये 0 से छोटा हो जाएगा। इफ़ करंट रेशियो इज़ लेस देन 1, तो CA माइनस CL 0 से छोटा हो जाएगा। जब भी आप लोग CMA डेटा बनाते हैं, जो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आता है, उसमें इन चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
अगर करंट रेशियो, इफ करंट रेशियो इज लेस देन 1, तो NWC जो होता है, NWC जो होता है वो 0 से छोटा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये है तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज अधिक होगी, नेगेटिव साइड वाली करंट लायबिलिटीज अधिक होगी, तो ऑब्वियसली ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, NWC का मतलब क्या होता है? CA माइनस CL तो हम बोल दिया सीधा, होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी करंट लायबिलिटी है हमारी, जो भी हमारी करंट लायबिलिटी है, मान लीजिए ये हिस्सा हमारा करंट लायबिलिटी का है, ठीक है, और ये हिस्सा हमारा करंट एसेट्स का है। देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो बड़ा है हमारा, दिस पोर्शन इज बिगर देन दिस, ठीक है, ये हमारा NWC हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर का खुद का कंट्रीब्यूशन, यानी प्रमोटर का खुद का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें ज़्यादा हो रहा है। ही इज़ नॉट ओनली रिलाइंग ऑन द बोरोइंग्स, ठीक है, ये एक चीज़ समझ में आती है। आइए अब एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा देख लेते हैं, यानी NWC, अभी तक के डिस्कशन से ये निकला है NWC जितना बड़ा होगा 0 से, स्थिति उतनी आइडियल होगी, उतनी अच्छी होगी। अब दो केस है, एक में NWC जो है, केस 1 में NWC जो है 0.33 है, ठीक है, और केस 2 में NWC जो है 0.40 है। देखिए एकदम प्रैक्टिकल चर्चा हो रही है, नो थ्योरिटिकल। तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्थिति बेहतर है? केस 1 इज बेटर और केस 2 इज बेटर, विच वन इज बेटर? तो इसका उत्तर ये है, कांट से नहीं कह सकते हैं बेटर कंडीशन में कौन है। क्यों नहीं कह सकते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में करंट एसेट्स जो है वो हमारा 1.33 है और करंट लायबिलिटीज जो है वो 1 है, तभी तो NWC 0.33 होगा। केस 2 में क्या है कि करंट एसेट्स मान लीजिए हमारा 2.40 है और करंट लायबिलिटी जो है वो हमारी 2 है, तभी तो NWC 0.4 होगा। यहाँ पे करंट रेशियो कितना हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा, और यहाँ करंट रेशियो कितना हो जाएगा? ऑल्दो NWC इज मोर हियर, बट करंट रेशियो कहाँ ज़्यादा अच्छा? यहाँ ज़्यादा अच्छा। इसीलिए सिर्फ NWC के फिगर्स देखकर कभी भी हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर इतनी ही चर्चा होनी थी करंट रेशियो और NWC पर। ये बहुत ही बेसिक लेवल की चर्चा थी, बहुत एडवांस चर्चा की अगर आप अभी उम्मीद कर रहे हैं तो इस वीडियो में, तो वो सही नहीं है, क्योंकि यह ऐसे लोगों को समर्पित है यह वीडियो जो कि अभी जिनको SME क्रेडिट का एक्सपोजर जरा भी नहीं है, तो उनका डर, उनका भय ख़त्म करने के लिए हम लोग इस तरह की वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।